हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंस टॉपिक है। जो हम डिप्लोमा और बैचलर डिग्री करने के बाद किसी भी अगर मेडिसन शॉप को ओपन करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या रोल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, अप्रोप्रिएट फिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाई हिस्ट्री। सबसे मेन चीज़ होती है जो हमें डिस्पेंस करना है, प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करना है, उसको ये भी देखना पड़ेगा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन की हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, वो कितना पुराना है। ऐसा तो नहीं है कि वो आज आपके पास डेट में आ रहा हो और वो बहुत ही पुराना कोई प्रिस्क्रिप्शन हो, क्योंकि नारकोटिक्स के होना चाहिए। नारकोटिक्स में ऐसा हो जाता है कि इंसान को एडिक्शन हो जाता है, वो बार बार आता है बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, वो बार बार आता है। रिव्यूइंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर करेक्टली स्पेल लेवल इंट्रैक्शन राइट ड्रग्स। रिव्यूइंग द प्रिस्क्रिप्शन हमें डबल बार मिनिमम 2 बार देखना है। फॉर करेक्टली स्पेल, क्या स्पेलिंग सही है। लेवल, उसके लेवल को देखना है कि कितनी क्वांटिटी है। इंट्रैक्शन, क्या क्या सलाहें दी गई हैं उसको डिस्पेंस करने के लिए, क्योंकि कोई भी राइट ड्रग्स फॉर राइट ड्रग्स, कोई भी गलत ड्रग्स डिस्पेंस ना हो, क्योंकि अगर गलत ड्रग्स डिस्पेंस हो जाएगी तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स प्रेस्क्राइबर, पुअर ट्रेनिंग, ए पिल फॉर एवरी इल। रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, एक ड्रग्स का जो भी है वो एक रेशियो में यूज़ होना चाहिए। ड्रग्स का जो है वो रेशियो में यूज़ होना चाहिए, ना कि एक टेढ़े मेढ़े उसमें होना चाहिए। क्योंकि कभी 2 mg टेबलेट जा रही है तो 2 mg ही एक रेशियो में ही 2 mg ही जाए। क्या होता है, बहुत से प्रिस्क्राइबर पुअर ट्रेनिंग, जब प्रिस्क्राइबर को जो है जो कम ट्रेनिंग में होती है तो उसमें एक जो है उन्हें इतना अनुमान नहीं लग पाता कि एक रेशियो क्या है। तो एक फार्मासिस्ट के होने के नाते तो आपको भी एक चीज़ बनती है कि आप ये चीज़ देखें। दूसरी चीज़ जो है ए पिल फॉर एवरी इल। पेशेंट क्या देखता है कि एक टेबलेट ये सारे रोगों का इलाज कर देगी। पेशेंट क्या करता है कि वो एक ही टेबलेट लेता है, वो सोचता है यही एक ही टेबलेट हर चीज़ की बीमारी के बारे में निदान कर देगी। तो आपको ये भी देखना है कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, इलनेस क्या है और टेबलेट वो कौन सी ले रहा है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एब्यूज़, मिसयूज़ एंड एडिक्शन। अब ये भी हमें देखना है प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रिवेंशन क्या, हमें क्या प्रिवेंट करना है और क्या मैनेजमेंट करना है कि ड्रग का एब्यूज़ ना हो, ड्रग को गलत तरह से यूज ना किया गया हो, मिसयूज ना हो उसका, और एडिक्ट ना हो। मतलब कई लोग हो जाता है नार्कोटिक्स के केस में कि वो एडिक्शन कॉज हो जाता है उसमें, तो वो पेशेंट है बार बार उस ड्रग्स को लेता है, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन में देख लेना है कि एडिक्शन तो कॉज नहीं कर रही है, तो उसे ज़्यादा केयरफुली देखना होगा। एल्कोहल यूज़ अवेयरनेस प्रोग्राम, हमें जो है एल्कोहल यूज़ का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी देखना पड़ता है। अवेयरनेस प्रोग्राम वो भी चलाना पड़ता है अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में। क्लिनिकल फार्मेसी और पेशेंट केयरिंग। क्लिनिकल, अगर किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो उस फार्मेसी के जो है जो भी रूल्स होते हैं, जो भी फॉलो करना है, रिकॉर्डिंग को फॉलो करना है, बेहतरी से करना है। और पेशेंट केयरिंग, पेशेंट को फुली केयर करना है कि पेशेंट की क्या सही टैबलेट, कैसे ड्रग्स दी जाए, किस एडमिनिस्ट्रेशन से उसे ड्रग्स दी जाए तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। मीन्स पेशेंट की केयर करना बिल्कुल। मॉनिटरिंग द ड्रग्स यूटिलाइजेशन एंड फार्माकोविजिलेंस। मॉनिटरिंग द ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन, हमें मॉनिटर करना है कि ड्रग कितनी यूटिलाइज कर रही है और उसका फार्माकोविजिलेंस क्या है। जब तक हम ये भी नहीं देखेंगे कि वो यूटिलाइज कितनी कर रही है, उसका फार्माकोविजिलेंस कितना है, तब हम उस ड्रग्स को एक रेशियो में नहीं दे सकते। अब हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, अब वो एक यूटिलाइजेशन उसका किसी ड्रग्स का ज़्यादा है, किसी ड्रग्स का कम है। अगर हमें यही नहीं मालूम होगा उसका यूटिलाइजेशन और फार्माकोविजिलेंस कितना है, तो हम किस रेशियो में देंगे उस ड्रग्स को, कितनी मतलब
एक टैबलेट है 500 mg, उसका यूटिलाइजेशन और फार्माकोविजिलेंस अलग होगा, और 250 mg की है, उसका यूटिलाइजेशन और फार्माकोविजिलेंस अलग होगा। तो 250 mg की हमें 2 पिल्स देनी पड़ेंगी, और 500 mg की हमें एक ही पिल्स में काम चल जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि उसका यूटिलाइजेशन और फार्माकोविजिलेंस कितना है, कितना वो असर कर रही है, और कितना वो एब्जॉर्ब हो रही है, कितना वो एक्सक्रेशन कर रही है, कितना बाहर निकल रही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। न्यूट्रिशन काउंसलिंग, हमें पेशेंट की न्यूट्रिशन, कितना न्यूट्रिशन है, कितना उसके न्यूट्रिशन के लिए ड्रग्स दी जा रही हैं, उसकी काउंसलिंग भी हमें करनी होगी। हेल्थ स्क्रीनिंग, हमें उसकी हेल्थ की स्क्रीनिंग भी, टेस्ट भी करना पड़ेगा। जो नॉर्मल टेस्ट होंगे वो करते हैं जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो एक सिर्फ नॉर्मल ही करते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग, जैसे वेट हो गया, बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हेल्थ स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग जो चलते रहते हैं, अक्सर गवर्नमेंट चलाती है फैमिली प्लानिंग, उस फैमिली प्लानिंग को भी ध्यान में रखना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन हम जो डिप्लोमा और बैचलर करते हैं उनके लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है, बाकी जो एम फार्मा या पीएचडी वगैरह करते हैं उनके वो लोग रिसर्च करते हैं। सिर्फ हम डी फार्मा और बैचलर वाले रिसर्च नहीं करते, हम लोगों का काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है कि क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या जो रिसर्च चल रही है उसके क्या डॉक्यूमेंट है, उन्हें प्रॉपरली ध्यान में रखा जाए अगर हम किसी रिसर्च सेंटर पे लगे हैं तब। अब बात करते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के, जीपीपी, जिससे शॉर्ट फॉर्म है जीपीपी। ऑल फार्मासिस्ट प्रैक्टिसिंग आर obliged to ensure that the service they provide to every patient is appropriate quality. All pharmacist practicing, सभी फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस करनी चाहिए। आर obliged, वो तो होना चाहिए कि इंश्योर डैट, श्योर होना चाहिए डैट आर सर्विस दे प्रोवाइड, जो वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी भी सोसाइटी को, किसी भी पर्सन को, किसी भी कम्युनिटी को, टू एवरी पेशेंट, प्रत्येक पेशेंट को, ये नहीं किसी एक पेशेंट को देखना है दूसरे को नहीं देखना है, सभी पेशेंट को देखना है कि जो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं इज़ एप्रोप्रिएट क्वालिटी, एक एप्रोप्रिएट क्वालिटी में, एक बेहतर तरीके से वो प्रोवाइड हो रही है। ऐसा नहीं है किसी को कम कर रहे हैं आप, किसी को ज़्यादा देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, सभी को करना है। जीपीपी इज़ मतलब मीन्स गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज़ ए मीन्स ऑफ क्लियरिफाइंग एंड मीटिंग द ऑब्लाइजेशन। जीपी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या उसका मतलब एक यही होता है कि सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और मीटिंग द ऑब्लाइजेशन, जो उनका नियम है, उनका उद्देश्य है, वो क्लियर हो और वो उनका उद्देश्य पूरा हो। जैसे कि किसी पेशेंट की केयरिंग है, वो जो उन्हें दिया गया है, वर्क दिया गया है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अंडरलाइंग फिलॉसफी, जो इसकी फिलॉसफी क्या होती है अंडरलाइंग, द मिशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस is to provide medication and other healthcare products and service to help people or society to make the best use of them. The mission of pharmacy practice, फार्मेसी प्रैक्टिस का मिशन क्या होता है, टू प्रोवाइड मेडिकेशन एंड अदर हेल्थ केयर, जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और या अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टू हेल्प द सोसाइटी, वो किसी सोसाइटी को, जो किसी सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी पर्सन को सुसाइड कर रहे हैं, दे बेस्ट यूज ऑफ देम, क्या उसका एक बेहतर उपयोग हो रहा है या नहीं, कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। जो हम सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट यूज़ ऑफ देम, उनके लिए एक बेस्ट यूज़ है या नहीं है, यही हमारा मिशन रहता है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं, क्या होती हैं, सबसे मेन चीज़ होती है, ए फार्मासिस्ट फर्स्ट कंसर्न मस्ट बी द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट इन ऑल सेटिंग। ए फार्मासिस्ट फर्स्ट कंसर्न, फार्मासिस्ट को सबसे पहला कंसर्न क्या होना चाहिए, मस्ट बी वेलफेयर, सबके साथ वेलफेयर, एक अच्छा सा एक बिहेवियर होना चाहिए, और वेलफेयर उसके सबके बारे में अच्छी सी सोच होनी चाहिए। वेलफेयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के बारे में वेलफेयर होना चाहिए। इन ऑल सेटिंग, हर एक सिचुएशन में वेलफेयर होना चाहिए। द कोर ऑफ द फार्मेसी एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ मेडिकेशन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स।
द कोर ऑफ फार्मेसी एक्टिविटीज़, जो फार्मेसी एक्टिविटीज़ हैं इज़ सप्लाई ऑफ, जैसे कि सप्लाई ऑफ द मेडिकेशन, जो मेडिकेशन की सप्लाई और अदर केयर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो अश्योर्ड क्वालिटी, एक क्वालिटी की अश्योर्ड क्वालिटी की है। एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ए में एक एप्रोप्रिएट है, एक अच्छी है। एडवाइस फॉर पेशेंट एंड मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ देयर यूज, हमें क्या करना है उसकी एक्टिविटी को, द फार्मेसी एक्टिविटी इज सप्लाई, जो फार्मेसी एक्टिविटी की सप्लाई, जो मेडिकेशन की सप्लाई है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की सप्लाई है, वो एक अश्योर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट क्वालिटी, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एक मतलब बेहतर तरीके में होने चाहिए उसका फार्मूलेशन, और एडवाइस जो दे रहा है, एडवाइस एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट देयर यूज़, जो उसको मॉनिटर कर रहा है और जो उसको इफेक्ट, वो इफेक्ट हो रहे हैं उससे कुछ इफेक्ट मिल रहा है या वही पुराना यूज़ है। अगर इफेक्ट नहीं होगा तो उसका एडवाइस देने से क्या फ़ायदा। तीसरा, an integral part of the pharmacist contribution is the promotion of rational and economic prescribing and appropriate medicine use. Integral part of the pharmacist, जो फार्मासिस्ट का एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब आंतरिक पार्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज, उसका क्या कंट्रीब्यूशन, प्रमोट, प्रमोट क्या प्रमोट करना है उसे, उसको क्या बढ़ावा करना है, देना है, रेशनल एंड इकोनॉमिक प्रिस्क्राइबिंग एंड एप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज़। रेशनल एक जो है मेडिसिन एक रेशियो में यूज़ हो, दूसरी सभी के लिए इकोनॉमिक हो, ये नहीं किसी बहुत हाई रेट में जाए, और प्रिस्क्राइबिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज़, जो एक बेहतर मेडिसिन जो है वही यूज़ हो, ना कि कोई वेस्ट मेडिसिन यूज़ हो जिससे कोई असर ना हो या स्लो असर हो, जो पेशेंट का यूज़ कर रहा है उसे फास्ट एक्शन भी हो, उसके लिए इकोनॉमिक भी हो और एप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विस इज रिलेवेंट टू द इंडिविजुअल। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, फार्मेसी सर्विस इज रिलेवेंट टू द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है वो एक रिलेवेंट होना चाहिए, उद्देश्य जो है हर किसी के लिए होना चाहिए। इज क्लियरली डिफाइंड एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू ऑल दोज इन्वॉल्व, वो सभी पर्सन के लिए क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए कम्युनिकेशन में सभी के साथ कम्युनिकेट कर सके, ताकि जो भी चीज़ दी जा सके वो प्रत्येक पेशेंट के लिए इजीली हो, पेशेंट के लिए, प्रत्येक पेशेंट के लिए, हर एक पेशेंट के लिए यूज़फुल होना चाहिए। मेन एलिमेंट ऑफ जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती हैं, मेन एलिमेंट हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ को प्रमोट करना है और हेल्थ को प्रिवेंट करना है। हेल्थ को प्रमोशन करना है मतलब किसी का अगर हेल्थ सही है तो उसे और प्रमोट करना है, अगर हेल्थ में किसी की डिसीज़ हो रही है तो उसे प्रिवेंट करना है। सप्लाई एंड यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, सप्लाई एंड यूज़, सप्लाई और यूज़ करना है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का, एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जो भी अदर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं और अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई भी हो और यूज़ भी हो, ये मेन एलिमेंट होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। सेल्फ केयर, जो फार्मासिस्ट है उसको अपनी भी केयर रखनी चाहिए, ये नहीं कि वो खुद गंदा रह रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, खुद भी सेल्फ केयर भी होना चाहिए। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, वही बात है कि रिसर्च, जो फार्मेसी एम फार्म और पीएचडी वगैरह करते हैं उनके लिए रिसर्च, वो रिसर्च करते रहें, और डॉक्यूमेंटेशन जो डी फार्म वगैरह होते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPS। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, एन SOP इज ए प्रोसीजर स्पेसिफिक टू योर ऑपरेशन दैट डिस्क्राइब्स the activities necessary to complete task in the accordance with industry regulation, provisional law, or even just your own standard for running your business। मीन्स जो है ये SOP एक ऐसा रूल्स होते हैं जो कि
किसी भी बिजनेस के लिए और किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसका जो रेगुलेशन होती है, एक कंपलसरी रूल्स होने जो होते हैं वही होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। मीन्स जो है बिना उस रेगुलेशन के वो ना ही इंडस्ट्री को वर्क कंप्लीट हो सके, ना ही किसी बिजनेस का होना चाहिए। फॉर सक्सेस ऑफ योर बिजनेस, जो सक्सेस आपके बिजनेस के सक्सेस कर सकें, ऐसे रूल्स क्या कहलाते हैं? आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। SOP इज मस्ट कंपलसरी। SOP जो होते हैं, SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो बहुत ही मस्ट कंपलसरी होते हैं, या चाहे वो आपका बिजनेस हो या किसी कंपनी हो इनमें। अब ये इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इन प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन में प्रोडक्शन लाइन स्टेप्स, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको एक विद लाइन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कभी जब जहाँ पे एडजमेंट मिलना है वहाँ पे एडजमेंट होना चाहिए, जहाँ पे आपका ड्राइंग होना चाहिए वहाँ पे ड्राइंग होना चाहिए। बिल्कुल एक सीरियस में वर्क होना चाहिए ताकि वर्क प्रॉपर हो सके। इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, आपको अपने इक्विपमेंट भी मेंटेनेंस रखने हैं, ये नहीं आपका कोई सा इक्विपमेंट कहीं और पड़ा है, एक इक्विपमेंट कहीं और पड़ा है। दूसरा इंस्पेक्शन प्रोसीजर, आपको बार बार इंस्पेक्शन करना है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो सही ही हो रहा है या कुछ गलत है, उसमें कोई अगर त्रुटि आ रही है तो वो आपको सही करना है। न्यू एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो नया पर्सन है उसे आपको ट्रेनिंग देनी है ताकि कोई भी एरर ना हो सके। तीसरा, अगर आप दूसरा उदाहरण अगर हम फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में लें तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट जो रिसीव हो रहा है, जैसे कि बिलिंग एंड कलेक्शन, जो बिलिंग हो रही है और जो कलेक्शन जो हम पेमेंट ले रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। अकाउंट पेएबल प्रोसेस, जो अकाउंट पे करते हैं, फर्स्ट थिंग हम कोई भी रिसिप्ट लेते हैं, मतलब किसी से कैश लेते हैं तो उसकी बिलिंग और कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जब हम अकाउंट को पे करते हैं, जब हम कोई सी चीज़ हम खरीदने जाएंगे किसी शॉप की या किसी बिजनेस की, तो वहाँ पे अकाउंट पेएबल प्रोसेस होगी, जो कि मैक्सिमाइजिंग कैश फ्लो, जो हमें प्रॉपर मैक्सिमाइज कैश फ्लो, कैश के फ्लो करना चाहिए, या अब ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन करें, लेकिन मैक्सिमाइज कैश फ्लो में होना चाहिए। ये नहीं आज कर रहे हैं तो फिर एक 2 महीने बाद कर रहे हैं, अगर 2 दिन का अगर टाइम है तो 2 दिन के बाद बिल्कुल एक सेम वे में ही करना चाहिए, फ्लो में करना चाहिए। वाइल मीटिंग ऑल पेमेंट्स डेडलाइन, जब भी कोई भी डेडलाइन आए उससे पहले ही आप अपना वर्क कंप्लीट कर लें, अपना जो भी बिलिंग का है वो कंप्लीट करें। अब मार्केटिंग और सेल्स और कस्टमर सर्विस में आप बात करें तो अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जैसे कि अप्रूवल कोई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, उसमें प्रेस हो गया आपका, चाहे सोशल मीडिया हो या एडवर्टाइजमेंट, ये आपको कंपलसरी होते हैं, यही इनके थ्रू आप करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सेल्स क्विट्स, जब भी आप कोई सेल्स करेंगे तो उसकी पहले से विचार करेंगे कि आप किस तरह से बेचेंगे, या कोई रूल्स अपनाएंगे कि इस रूल से ही सेल होगा। ऐसा तो नहीं है आप जब गए ऐसे जाके उठा के सेल कराए, ऐसे नहीं होगा। एक रूल से ही कोई भी चीज़ सेल होती है, तो उस प्रिपरेशन करनी है सेल के क्विट्स की, यानी कि जो नॉलेज है मार्केट की, रिसर्च की, कैसे सेल्स होता है, कहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट सेल होगा। अब मेडिसिन के शॉप पे आप सब्जी तो नहीं बेच सकते हैं, तो उसी लिए जो क्विट्स हैं, क्या जानकारी होना चाहिए उस चीज़ की कि सेल्स में क्या होना चाहिए। सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इंक्लूडली रिस्पॉन्स टाइम, अब जो सर्विस की जो हम डिलीवरी कर रहे हैं, जो सर्विस की डिलीवरी प्रोसेस है वो एक रिस्पॉन्सिबल टाइम में होनी चाहिए, ना कि उसे कोई कस्टमर को ज़रूरत हो रही है 5 बजे, आप दे रहे हैं 6 बजे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी एक रिस्पॉन्सिबल टाइम है उस टाइम में आप सर्विस प्रोवाइड करें। वारंटी गारंटी रिफ़ंड पॉलिसी, आपको जो भी प्रोडक्ट्स की गारंटी और रिफ़ंड की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको प्रॉपर मालूम होनी चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड कमेंट्स एंड सजेस्टेशन, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, कमेंट्स आ रही हैं और सजेस्टेशन हो रहे हैं, उसे आपको
रिजॉल्व करना है, रिसोल्यूशन करना है, उसका सोल्यूशन करना है। ये ना कि उन्हें कंप्लेंट्स को पढ़ी रहना है या कमेंट्स आ रही हैं तो उन्हें कोई ध्यान ही नहीं देना। सबको यही होते हैं जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि अपनाए जाते हैं किसी भी बिजनेस में। बिजनेस के लिए जो ज़रूरी होते हैं रूल्स रेगुलेशन, वो होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सोल्यूशन। ये आपको एप्लीकेशन में इसमें एग्जाम्पल में समझा दिए गए हैं क्या क्या होते हैं। धन्यवाद।